हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी थे उनकी हमने अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक आयरन। ठीक है, आयरन जैसे कि आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है 26, और इसका जब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 18। तो इसके हो गए, बच गए कितने 8, तो 3d6 4s2। ये इसका क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उसके बाद देखो कि हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीज होता है वो हमारे मैग्नीज हमारे पृथ्वी के अंदर तीसरी अमाउंट में, मतलब तीसरा सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व था। ठीक है, अब उसके बाद आता है आयरन। धातु में सबसे अधिक मात्रा में इसका निर्माण एवं उपयोग होता है। कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसका उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, और इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो +2 और +3 ज़्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है, इसका मुख्य खनिज हेमेटाइट है। आयरन को इस ऑक्साइड से कोक द्वारा अपचयन से वात्या भट्टी में बनाया जाता है। कि इसका मुख्य खनिज क्या है हेमेटाइट, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Fe2O3। एक इसका होता है मैग्नेटाइट। ये तो क्या बताया इसने हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, और जो मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें कि इनके दो मुख्य खनिज होते हैं, और ये क्या हैं इनके ऑक्साइड्स। मैंने बताया था कि जनरली जो धातुएं होती हैं, जनरली जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं वो अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही मिलती हैं। किसके अंदर पृथ्वी के अंदर। ठीक है, उन ऑक्साइड्स से हमें मेटल को अलग करना होता है, और वो किस तरीके से किसी प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग करते हैं। तो आयरन को इस ऑक्साइड अयस्क से कोक के द्वारा अपचयन से वात्या भट्टी में बनाया जा सकता है। ठीक है, आयरन जब अगर शुद्ध प्योर जो मेटल होती है आयरन, वो बहुत ही नरम होती है। यह चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होता है। आप सभी को पता होगा ये बात कि जब लोहा होता है वो चुंबक के साथ चिपकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है किससे, चुंबक से। तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होती हैं। ठीक है, ऐसे धातुओं को इस आधार पर लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा आपका 3rd ईयर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि ये तो मैंने थोड़ा सा तो दे रखा है कि जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हमें पता है कौन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें क्या होता है कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो अलाइनमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो 2-3 तरीके से होती है, और उसी के आधार पर हमने इसका नाम लिख दिया। एक तो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, एक होता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है ये तो बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है। कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सारे के सारे किस में मिलेंगे, +½ में मिलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन +½ में होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है ये बहुत बार कि जितने भी चुंबकीय गुण होते हैं, जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर मैं और ये सिचुएशन कब होती है कि जब तक हमने अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर रखा है तो इनका जो डायरेक्शन होगी वो सही सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से बहुत बढ़ा दिया है तो जैसे ही अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनका जो बेतरतीब वितरण है वो स्टार्ट हो जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया कोई उधर गया, इस तरीके से हो जाते हैं। रहेंगे सारे +½ में लेकिन उनका बेतरतीब वितरण हो जाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे
25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान को अगर बढ़ाएंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो इधर इधर मूव करना शुरू करेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो जैसे ही हम 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनों का बेतरतीब वितरण हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल के अंदर, जो आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो +½ के होते हैं, लेकिन जो आधे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, -½ के होते हैं। तो अगर आप यहाँ अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से पॉइंट, कि अगर आधे किसके हैं, +½ के, और आधे किसके हैं, -½ के, तो इनकी जो स्पिन होगी टोटल वो कितनी आ जाएगी, 0। और अगर कोई भी यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब इनकी जो स्पिन है वो बिल्कुल 0 आ गई, तो म्यू की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और जैसे ही ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जो आयरन होते हैं, आयरन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम कैसे पदार्थ कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके गलनांक व कवतनांक बहुत उच्च होते हैं। इसके 3 ऑक्साइड FeO, Fe2O3 तथा Fe3O4 ज्ञात है। मैंने बता दिया आपको कि ये हेमेटाइट और ये मैग्नेटाइट है। गर्म करने पर आयरन हैलोजनों से सीधे संयुक्त करता है और इसके त्रिसंयोजकीय व द्विसंयोजकीय हैलाइड बनाए जा चुके हैं, क्योंकि इसकी जनरल जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है, +2 एंड +3। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रृंखला में जब हम आयरन तक पहुंचते हैं तो इसके कुछ 3D इलेक्ट्रॉन कोड का भाग बन चुके होते हैं, जिसके कारण सभी D इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बात बताते आ रही हूँ कि जैसे ही हम आयरन तक पहुँचे तो इसके 3D इलेक्ट्रॉन कोड में हम कहाँ से स्टार्ट हो गए थे, क्रोमियम से जाने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन D इलेक्ट्रॉन कोड का भाग बन गए थे, लेकिन कुछ एक नहीं बने थे। ठीक है, लेकिन आयरन तक जैसे ही हम जाते हैं तो 3D इलेक्ट्रॉन कोड का भाग बन चुके होते हैं पूरे तरीके से, जिसकी वजह से वो D इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते। और अगर D इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते तो केवल और केवल कौन लेगा, S वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही बंधन में भाग लेते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो आयरन है वो +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, आयरन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि जब हम कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, स्कैंडियम से और मैग्नीज तक चलते हैं, तब तक तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। लेकिन मैग्नीज से जब हम कहाँ तक जाते हैं, जिंक तक, तो इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ तक पूरे के पूरे जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीज तक कि वो क्रोड का भाग बन चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो बंधन में भाग नहीं लेते। तो S में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी वजह से केवल अगर S इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेगा तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ना वो भी +2 ही होगी, +2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है। अब उसके बाद देखो कि इसके कुछ एक जो कॉम्प्लेक्सेस ज्ञात हैं। ठीक है, कुछ एक कॉम्प्लेक्स मतलब इनके जो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस ज्ञात हैं। अब वो सब चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो सेंड भी करी थी कि अगर इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसा, ऑक्टाहेड्रल। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जैसे D5 होगा, D6 होगा, क्योंकि मैंने बताया Fe+3 का कितना होगा, D5, और Fe+2 का कितना होगा, D6 होगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा मैंने आपको भेजी है, दोनों में भेजी है, ऑक्टाहेड्रल में भी भेजी है और टेट्राहेड्रल में भी भेजी है। तो आई होप सभी को आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कृपया करके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो इसका एक यहाँ से देखो फिर फेरस आयरन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकुल हीम है, जो रक्त में पाया जाता है। कि जो Fe+2 होता है ना वो फेरस आयरन की वो सबसे अधिक उसका महत्वपूर्ण संकुल कौन सा होता है, हीम, जो रक्त में पाया जाता है। और क्या नाम होता है उसका, हीमोग्लोबिन। प्राकृतिक उत्पादों में फेरिडोक्सिन जिसमें Fe तथा S पाए जाते हैं। चक्रीय यौगिकों में फेरोसिन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह इस श्रेणी का पहला यौगिक बनाया गया था। फेरोसिन कैसे बनता है, फेरोसिन कैसे बनता है कि यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग होगी एक, ठीक है, और उसके बीच में क्या जुड़ा होता है, आयरन, और इधर भी क्या जुड़ी होती है, एक 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती है। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, फेरोसिन।
क्या नाम होता है इसको, फेरोसिन। और इसको हम दूसरा किस नाम से भी जानते हैं, सैंडविच कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, सैंडविच यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं, क्योंकि बीच में ये दोनों तो क्या हो गए, ब्रेड हो गए, और जो आयरन है वो किसका काम करता है, मसाले का काम करता है। तो यहाँ पर जो फेरोसिन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कंपाउंड ये बनाया गया था। यह द्विक लवण भी बनाता है। मोहर साल्ट एक इसका काफ़ी उपयोगी है। मोहर साल्ट को आपको पता है कि ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है और सामान्य परिस्थितियों में पूर्णतः स्थायी होता है। इसको बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस कारण से इसका उपयोग मात्रात्मक विश्लेषण में किया जाता है। आयरन की निम्नतर अवस्था बहुत कम यौगिकों में देखने को मिलती है, जिनमें कार्बोनिल प्रमुख है। कार्बोनिल आपको पता है ना कि CO से जुड़ता है, कौन जुड़ता है, आयरन जुड़ता है। तो FeCO4, FeCO6 इस तरीके से बनाता है। FeCO5 भी बनाता है, पेंटा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, तो ये था आपका आयरन के बारे में कि अगर आप इनकी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इनकी निकालना चाहते हो तो D5 D6 में, और वो मैंने आपको अलग अलग में निकालना दिखा रखा है। CFSE कहोगे तो मैं दोबारा CFSE वाली वीडियो भी सेंड कर दूंगी आप लोगों के पास। ठीक है, और आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये तो लिगेंड वीक हो या फिर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, तो वो पता चलता है हमें किस तरीके से हम उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट मुख्यतः आर्सेनाइड तथा सल्फाइड रूप में पाया जाता है। यहाँ तक तो मैग्नीज तक तो आयरन तक तो किस में पाए गए थे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते थे, लेकिन उसके आगे क्या आता है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में जो मुख्य अयस्क होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो आर्सेनाइड की फॉर्म में या फिर सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके मुख्य अयस्क स्माल्टाइट को COAS2 कोबाल्टाइट या कोबाल्ट ग्लांस COASS तथा लिनियाइट है। 2-3 याद कर लेना, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अयस्क से भर्जन से वाष्पशील अशुद्धियाँ और गैंग को स्लैग के रूप में निकाल दिया जाता है कि हम अगर इसको हीट करते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो गैंग होते हैं, वो कहाँ नीचे जम जाते हैं और जो मेटल होती है वो प्योर हमें ऊपर मिल जाती है। इससे प्राप्त ऑक्साइड, अब जब सल्फाइड से पहले हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, और फिर उस ऑक्साइड से हम अशुद्धियाँ हटाएंगे इसकी वजह से H2SO4 में विलय करके। जब अगर H2SO4 में ऑक्साइड को, कोबाल्ट के ऑक्साइड को जब H2SO4 में विलय करेंगे ना, तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो कहाँ जम जाएंगी, नीचे जम जाएंगी, और जो कोबाल्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यह चमकदार और नीली आभायुक्त चांदी के समान सफ़ेद धातु है। उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी से प्रकृति में पाए जाने वाला CO न्यूक्लाइड अपने रेडियो सक्रिय CO60 में परिवर्तित हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया यूज होता है कि कोबाल्ट 60 को हम कैंसर के इलाज के लिए काम में लेते हैं, और इसके गलनांक और क्वथनांक आयरन की तुलना में बहुत कम होते हैं। मैंने बताया था कि अब आयरन तक तो 3D कोर बिल्कुल बन चुके हैं वो, तो अगर वो बन गए तो इसके आगे के जो केवल और केवल थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती हैं, घटती चली जाती हैं। ठीक है, आयरन की तुलना में कोबाल्ट कम क्रियाशील है। यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म किए जाने पर यह CO3O4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। 9000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर COO बनता है। मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोबाल्ट है वो आर्सेनिक फॉर्म में मिलेगा या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई लेना पड़ता है। किसका, कितना, 9000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसमें ही फिर उसके बाद आगे ये सारे यही दिखाए गए हैं कि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 या +3 ज़्यादातर स्थायी होती है। ठीक है, जो कोबाल्ट होता है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ फटाक से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब अगर कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में होता है, तो कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था अगर अधिक स्थायी है, ये प्रबल ऑक्सीकारक या फिर प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करेंगे। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जो अधिकतर ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, वो तो किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट की तरह। ठीक है, तो बस इतना ही इसके अंदर याद रखना है, बाकी इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आज का आयरन एंड कोबाल्ट। ठीक है,
बस इसमें इतना ही। फिर आपको ये देखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया अभी कि कॉम्प्लेक्स या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में मिलेगा लिगैंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, या फिर आपका वीक फील्ड है, तो हम उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उसके लिए मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी CFSE की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी, कल की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।